और जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाकी रहे होंगे भेज देंगे। तो चैप्टर कंप्लीट होने दो ना बेटा। अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर आ जाइए। चैप्टर का फर्स्ट पेज हम कर चुके थे और सेकंड चैप्टर जो पैराग्राफ्स है उस पे हम चल रहे थे। फिर भी इसको ले लेते हैं एक बार, कितना हुआ था मुझे भी अच्छे से याद नहीं है। तो ये सेकंड पैराग्राफ्स का हेडिंग है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। आखिर हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ आप जान पाओगे और कंपेयर कर पाओगे जहां पर इलेक्शंस नहीं होते। और इलेक्शन डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होना जरूरी तो है ही, और तो जो अनडेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो भी इलेक्शंस अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। फिर इलेक्शंस के लिए रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्शंस के थ्रू चुन के देश की पार्लियामेंट में भेजते हैं। फिर क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से पॉपुलेशन किसी देश की इतनी ज्यादा हो गई है, तो ये पॉसिबल नहीं लगता कि एक साथ मतलब आप विदाउट इलेक्शंस कोई एक सिलेक्शन का तरीका हो। तो हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि एजुकेटेड लोगों को आप देश के लॉ बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, एक्सपीरियंस लोगों को जिनके एज ज्यादा है। तो लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि कोई जरूरी नहीं है जो एजुकेटेड लोग हो वो मैच्योर भी हों। फिर दूसरा तरीका ये है कि सब पब्लिक को हम पूरी पब्लिक से हम पूछें देश में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन एक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो फिर किस तरह का हो, यानी कि इलेक्शंस मतलब जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी पहुंच गए व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? यस सर। ओके, तो अब आप सिर्फ मैसेज करना, मैं आवाज नहीं सुन पाऊंगा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कुछ बात हो। Elections take place regularly in any democracy. We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative. अब ये बोल रहा है कि इलेक्शंस जो है वर्ल्ड के अंदर ये कंट्री बता रहे हैं कि मोर देन 100 कंट्रीज है। तो आप तो जानते हो यूएनओ के जो मेंबर्स हैं बेसिकली हम उनको कंट्री मानते हैं। तो अब 193 प्लस 2 हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। 193 कंट्रीज हैं जो यूएनओ ने रिकॉग्नाइज किए हैं एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्री है उनमें से डेमोक्रेटिक कंट्री है वो तो इलेक्शंस कराते ही हैं। अनडेमोक्रेटिक कंट्री है वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाना चाहते हैं और इलेक्शंस का कोई ना कोई तरीका वो भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वी आल्सो रीड दैट द इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट अनडेमोक्रेटिक, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। Let us try to imagine a democracy without elections. आओ हम ऐसा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि ऐसा कोई देश जहां पर इलेक्शंस ना हो तो किस तरह से काम करेगा। As a rule of people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all decisions. ये बोल रहा है कि अगर हम इलेक्शन नहीं कराते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन बचता है बेटा कि सभी एक साथ बैठे और डिसीजन लें। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2 दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। हमने पिछले चैप्टर में क्या, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि वो एक वक्त था बेटा तब लाइक ग्रीस कंट्री होता था तो आज का कोई गांव है उसके बराबर उसकी पॉपुलेशन होती थी। तो आज हम
गांव के अंदर तो इसी तरह से करते हैं, कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं तो ग्राम सभा को बुलाते हैं, जनरली बुलाया जाना चाहिए, अगर नहीं भी बुलाते तब कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अब डेमोक्रेसी के अंदर में या वर्ल्ड में कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि ये सब पॉसिबल नहीं है कि सबको एक साथ बुलाएं और सबसे हम पूछ लें। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई बेटा? This is not possible in any large community, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. और ना ही सभी के पास में इतना वक्त है और ना ही सभी के पास इतनी नॉलेज है कि सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर वो अपना वक्त दे पाए। ठीक है ना? Therefore, the most democracies people rule through their representatives. अब एक ही तरीका बचता है, दैट इज कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू चूज करें। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस? तो कोई तरीका है क्या आपकी नजर में? कोई तरीका लगता है बेटा कि विदाउट इलेक्शंस भी हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें? बताइए, कोई तरीका हो सकता है क्या? विदाउट इलेक्शंस कैन यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स? Let us think a place where representatives are selected on the place of age and experience. चलो मान भी लेते हैं कि आपकी बात अगर आप में से कोई बोलना चाहता है कि ठीक है ऐसा तरीका हो सकता है, तो हम एज या एक्सपीरियंस के आधार पर चुन लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर ये तरीका हो सकता है कि आप एजुकेशन या नॉलेज के आधार पर चुन लें उनको। ठीक है, देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। अब इसमें ये डिफिकल्टी आएगी कि भाई सोचो कि आपको 5 आदमी को चुनना है और उसमें 50 आदमी आ जाएंगे, भाई नहीं मेरी भी नॉलेज ज्यादा है, मेरे पास भी एक्सपीरियंस ज्यादा है, कोई बोलेगा मेरी एज ज्यादा है, कोई बोलेगा मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये तरीका नहीं हो सकता। बट लेट अस से दैट द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज क्लियरली, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। Better let us say the people can resolve these difficulties. चलो ये सब डिफिकल्टीज रिजोल्व कर भी रहे, तो ये है क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस की जरूरत नहीं है, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी? चलो आपने एज के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर किसी को चूज कर भी लिया अपना रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या ये डेमोक्रेसी का तरीका तो नहीं हुआ ना? डेमोक्रेसी की आप बेसिक जो डेफिनेशन की बात करें तो उसमें तो बेटा हमने बोला हुआ है कि डेमोक्रेसी का मतलब पब्लिक ने चूज करके भेजा हो। अब पब्लिक ने तो नहीं चूज किया ना, ये तो खुद बोल रहा है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेरी एजुकेशन ज्यादा है। अब सपोज करो ऐसे चुन भी लिया तो उसको आप हटाएंगे कैसे? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में तो किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एक फिक्स टेन्योर होता है और उसके बाद में दोबारा इलेक्शन होता है। और सपोज करो आपने किसी एक्स को चूज कर लिया अपना रिप्रेजेंटेटिव, अब उसका टेन्योर कितना हो, अब वो उस टेन्योर को ना माने तो क्या करोगे आप? तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है डेमोक्रेसी के अंदर कि इलेक्शंस हो। ठीक है ना, इलेक्शंस के अलावा बाकी कोई दूसरा तरीका इतना बेहतर लगता नहीं है। हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? अगर आपने चूज भी कर लिया तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि वो लोगों की इच्छा के हिसाब से ही काम करे? ठीक है ना, this require a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do. तो इसके लिए तो एक मैकेनिज्म की जरूरत है
जिसके अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलर इंटरवल्स के बाद में चुन सकें। यानी कि सपोज करो कि हमने टेन्योर रख दिया 5 साल, तो 5 साल के बाद चुन सके और उसके बाद में हम उनको बदल सके जब हम बदलना चाहें। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस, और इसी तरीके को हम इलेक्शंस के नाम से जानते हैं। इन एन इलेक्शंस द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। अब इलेक्शंस के अंदर में वोटर्स कई तरह की चॉइसेस बनाते हैं। ये थोड़ा सा इसमें लिखा इस तरह से है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो ये बोले दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। लोग चुनते हैं उन लोगों को कि जो लोग उनके लिए कानून बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट विल टेक मेजर डिसीजंस। वो उनको भी चुनते हैं जो सरकार बनाएंगे और जो मेजर डिसीजंस लेंगे। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट इन लॉ मेकिंग। और ऐसी पार्टी को भी वो चूज कर सकते हैं जो देश के लिए पॉलिसीज लेके आएंगे और कानून बनाएंगे। तो बेसिकली अगर प्रैक्टिकली देखो तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं एंड दे बिकम्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम बात करें देश की, ठीक है ना, लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं। एंड लोकसभा में आज के दिन अगर बात करें तो बेटा 543 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है दैट आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और आपको पता ही है पूरे देश को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, एंड लोकसभा के इलेक्शंस इट कंडक्टेड एट द इंटरवल ऑफ 5 years, 5 सालों के बाद में इलेक्शंस होते हैं। और ये जो मेंबर्स हैं 543, इनमें से ही हम सरकार को चूज करते हैं। सरकार को चूज करने का तरीका हमारे देश में यही है। जो टोटल 543 मेंबर्स हैं, इनमें से हाफ प्लस 1, ठीक है ना, तो इतने मेंबर्स होने चाहिए। जिस भी पार्टी के पास में या फिर किसी एक सिंगल पार्टी के पास नहीं है तो कोएलिशन गवर्नमेंट हो, यानी कि कई सारी पार्टियां मिलकर एक साथ आके जिनके मेंबर्स हाफ प्लस 1 बन जाए और वो सरकार बनाते हैं। और सरकार जब बनती है 272 प्लस 1 कर लीजिए चलो, तो जितने मेंबर्स में से सरकार बनती है उनमें से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करते हैं। और ये एंटायरली डिपेंड अपॉन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर फिर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं और ये सब मिलके एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। और ये सारे बेसिकली डिसीजंस लेते हैं। और न सिर्फ ये, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बेटा लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के देश की पार्लियामेंट बनती है। और इनफैक्ट अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि देश में कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनेगा तब तक लोकसभा राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति का साइन ना हो। तो जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो बेटा इसका मतलब ये हुआ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटे ये मेरे पास पुरानी बुक है, उसके अंदर पेज नंबर 58 है। मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी मैंने बताया था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं। आपने लास्ट में ज्वाइन किया है क्लास तो ये समस्या आएगी। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 4 है मेरे पास जो बुक है, और इसके अंदर हमारा सेकंड पैराग्राफ है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्यों जरूरत पड़ती है। और ये सेकंड पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ होगा बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब इलेक्शंस तो कोई भी हो सकता है। No, it is not accepted. Why you have joined the late?
लेट ज्वाइन करने वाले पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और जब मैं टाइम पे आ सकता हूं तो आपको आना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे भी आ जाते हैं। इससे पहले एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं। मैंने पहले भी बताया था कि अभी आप अपने नोट्स या जो भी क्वेश्चंस हमने आपके पास भेजे हैं, सब के सब बच्चे भेज दो। बेटा मैं आपको फिर बता देता हूं कि 9th क्लास फाइनल लास्ट तक मैंने लेके चलनी है इस साल। ये एकेडमिक ईयर आपने मेरे साथ करना है। तो कुछ बच्चे इसलिए भी नोट्स नहीं भेज रहे हैं कि चलो सर पता नहीं कब तक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में तो दूसरे सर होंगे और ये कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, हम काम नहीं करेंगे तो भी हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। मैं बता दे रहा हूँ, आपने जिसने भी, अभी मेरे पास में 105 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो 105 स्टूडेंट्स के ही नोट्स, मेरे क्वेश्चंस आंसर्स जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनके आ जाने चाहिए। और उसका मैंने एक पूरा लिस्ट बना के रखा हुआ है जिन्होंने मेरे पास भेज दिया है। दूसरा बात, अभी आप सभी को मैं बता रहा हूं कि अपनी तरफ से आप एक एवरग्रीन का जो आपका रिफ्रेशर आ रहा है उसको ले लीजिए, क्योंकि सब कुछ आपको ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे। आपके एमसीक्यूज इतने सारे हैं, क्वेश्चंस इतने सारे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, आप लिखते रह जाओगे। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ मैं आपके पास भेजूं, मैं भेज तो दूंगा, लेकिन मेरे को उतना दिखाओ भी तो आप लिख के, तो ये तभी पॉसिबल है। आप अपनी तरफ से एवरग्रीन रिफ्रेशर को ले लीजिए, और जल्दी ले लीजिए, विद इन ए डेज और 2, ताकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास लिखवा दूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रिफ्रेशर से करेंगे। ठीक है ना, समझ गए? एवरग्रीन रिफ्रेशर मेरे को यहाँ पर 29 बच्चे क्लास ज्वाइन रिफ्रेशर में से आप टिक कराओगे? है बेटा? सर एवरग्रीन रिफ्रेशर में से आप टिक कराओगे क्वेश्चंस? बस गेट इट डन, ठीक है ना, उसके बाद बताएंगे। हम आपको कराएंगे जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना, जो आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। कुछ तो हम साथ साथ में भेजते जाएंगे जब तक लाइव क्लास चल रही है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके बाद में एमसीक्यूज हैं, वो सब हम आपको उनसे करा सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप देखोगे तो एवरग्रीन के अंदर तो इतने पॉसिबल नहीं है, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अभी तक आप सोचो पिछले 3 महीने में आपने मेरे पास नहीं भेजे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करूं मैं आपसे। तो ये जितने भी 32 स्टूडेंट है उनके लिए मैंडेटरी है, अभी मेरे को मैसेज कीजिए कि 1-2 दिन के अंदर आप परचेज कर लेंगे, और सारे नोट्स भी भेज देंगे। ये मैसेज आप भेज रहे हो, इसके दोनों काम के लिए जो क्वेश्चन आंसर अभी तक कराए गए हैं वो आप करके मेरे पास भेजेंगे। सेकंड, आप नोट्स मेरे पास में ये अपना रिफ्रेशर ले लेंगे एवरग्रीन, ये अभी मेरे को मैसेज कर देंगे। और जितने भी बच्चे आज शाम तक अगर स्टूडेंट आईडी के साथ आपने अपडेट नहीं किया तो उस बच्चे को मैं एग्जिट कर दूंगा। डॉक्टर अशोक लिखा हुआ है, डॉक्टर अशोक की मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट आईडी। आप अपने फादर के नाम से ज्वाइन मत कीजिए। ये पॉसिबल है कि हो सकता है आपकी आईडी पे आपके ब्रदर या सिस्टर का नाम भी लिखा हो, क्योंकि उसी मोबाइल फोन से आप 2 बच्चे अटेंड कर रहे हो, तो फिर भी आप अपने आपका नाम प्लस में आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम आपका रिजल्ट तैयार नहीं कर पाते हैं, और हमें ये भी नहीं पता लगता कि कितने बच्चों ने एक से ज्यादा नाम से। आज मैं देख रहा हूं मैंने 1-2 को एग्जिट भी किया है कि पहले से ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है फिर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। तो ये अपने आप को सुधार कर लीजिए। काम जो नहीं भेजेगा उनको स्ट्रिक्टली हम आपके साथ में पेश आने वाले हैं। ठीक है, और ये ज्वाइनिंग में टाइम मत लीजिए। जब क्लास ज्वाइन करना है तो बी पंक्चुअल, एकदम फिक्स टाइम के ऊपर आ जाइए। जैसे आज कुछ बच्चे आ गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, एकदम मेरा
मतलब ऑनलाइन लाइव आना और तुरंत ज्वाइन कर लिया था। और ये आज ही नहीं, जो सिंसियर है वो हमेशा सिंसियर रहते हैं। ज्यादा हम आज आपका नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो मेरे को कुछ अगले क्लास के लिए भी एक बार तैयारी करनी है। फिर भी आपका 5 मिनट पहले ही छोड़ेंगे, जो भी टाइमिंग रहता है। तो नेक्स्ट आपका है पैराग्राफ, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, उसको भी देख लेते हैं। बगैर एनसीईआरटी बैठना नहीं है बेटा क्लास में। एनसीईआरटी आपके पास में खुली होनी चाहिए, आपका पेज वो खुला होना चाहिए। आगे से जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें पैराग्राफ्स या जितना हम पढ़ाएंगे उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, सपोज करो आज मैंने आपकी 30 मिनट क्लास ली, तो 30 मिनट्स के पढ़ाए हुए के ऊपर जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में एनसीईआरटी होना जरूरी है। और ये लीव करना, लेफ्ट करना, ये सब छोड़ दो, आदतें अपनी सुधार कर लो। सिर्फ एक ही एक्सक्यूज ले लेना कि सर नेटवर्क का इशू है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। ये तो सही है कि सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इलेक्शंस करते हैं। अब इलेक्शंस के कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो हम आपको आपकी 11th क्लास में बताने वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस लेंगे, ठीक है ना। तो बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो भी इलेक्शंस, किसी ना किसी तरह का इलेक्शंस कराते हैं, ठीक है ना। हाउ वी डू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। अब हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। नोट्स आपको गूगल से लेने होंगे, तो नोट्स ना लेके हम आपके पास क्वेश्चन आंसर जरूर आपकी जो स्कूल की जो ऐप है उसके बाद ऊपर भेज देंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। या फिर आपको नोट्स ही करने का शौक है तो आप नोट्स भी एडिशनली कर लीजिए, वो गूगल पर मिल जाएंगे। जैसे आप चैप्टर डालोगे और साथ में नोट्स लिख देंगे ना, नोट्स चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो आपके सामने आ जाएंगे सारे नोट्स। कई सारे वेदांतों के आ जाएंगे, आपके सीबीएसई के आ जाएंगे, उसके बाद में स्टडी के आ जाएंगे, कई सारे हैं वहां पर। क्वेश्चन आंसर जब भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही भेजेंगे, कोई रीजन नहीं बनता है। मैंने कहा है कि जितना पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है कि क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूं डेली का डेली, ठीक है ना। और जिन लोगों ने किसी वजह से भी आप नहीं कर पाए हो, तो आप बजाय मेरे आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट कीजिए। मेरे पास में आज भी जुड़े हुए अभी है क्लास में, मतलब जिसका दिल में आए तभी कॉल कर मैसेज कर देते हैं कि सर मेरे को फलाने चैप्टर के भेज दो। क्यों आपने क्यों नहीं किया बेटा, सबने जब किया तब। तो ये तरीका नहीं हो सकता है, बी सिंसियर। अगर आपने कहीं लापरवाही की है तो यू मस्ट एक्सप्लोर दी अदर ऑप्शंस। आपके पास में जो भी और आपके कलीग्स जो पढ़ रहे हैं सारे के एक जैसे ही तो क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट टू देम। कोई नया बच्चा आया है, मैं उस जरूर उनके पास भेजूंगा। लेकिन क्या है कि आप 3 महीने से आपने कुछ नहीं किया और उसके बाद में मेरे पास में मैसेज कर रहे हो, और जब मैं बोल रहा हूँ कि कॉल करो तो फिर उसके बाद में आप गायब हो जाते हो। तो बी प्रैक्टिकल, इतना पॉसिबल नहीं है। यस कामना, इसी चैप्टर के बाकी हैं। अगर मेरे में से बच्चे, अगर हो सकता है मैं भूल गया हूँ
और किसी चैप्टर के नोट्स नहीं भेजे हैं तो आज आप मैसेज कर दीजिए, मैं आज आपको भेज दूंगा। अगर आपको लगता है आज 30 बच्चे जुड़े हुए हैं, 30 में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने इस चैप्टर के नहीं भेजे, हो सकता है कोई चैप्टर रह गया हो, तो मैं उसके आज ही भेज दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये बच्चों के मैसेज आने पे डिपेंड करेगा, 30 बच्चों में से कितने बोलते हैं मेरे पास। मुझे लगता है कि ये चैप्टर के बाकी सब हो चुके हैं। शायद हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के नहीं भेजे हुए, क्योंकि वो मैंने स्कूल में करा दिया था और स्कूल में उनको करा भी दिए थे। अब हम आगे चलें या यही बात करते रह जाएंगे? कोई नहीं बेटा, जिसका नहीं हुआ है हम इस चैप्टर के बाद में आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और जो भी चैप्टर नहीं हुए हम हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो, सब चैप्टर कराएंगे और टू योर विद आपकी सेटिस्फेक्शन तक कराएंगे। जब तक आप ये ना कहो कि हमको समझ में नहीं आया आगे नहीं हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारे पास टाइम है, बट आप सिंसियर हुए, आप लॉयल हुए। अगर आप लॉयल हैं तो मैं आपको आपसे ज्यादा कोशिश करूंगा। ओके ठीक है, चैप्टर 3 का नाम लिख दीजिए, मैं देख लूंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। What makes an election democratic? Elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. तो बोलते हैं कि कई तरह के ऐसे इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यहाँ पर बेटा हुआ मोनार्किकल, या जहाँ पर राजशाही हो, जहाँ पर डिक्टेटरशिप हो, वहां पर भी इलेक्शंस कराए जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू शो देयर सेल्फ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दे प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक कंट्री। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम भी डेमोक्रेटिक है। तो अनडेमोक्रेटिक कंट्री या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं या दिखाना चाहते हैं कि हम भी इलेक्शंस कराते हैं। How do we distinguish democratic elections from any other elections? अब हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दूसरे इलेक्शन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? We have discussed this question briefly in chapter 2. We discussed many examples of the countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections. देखो हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि बेटा there are the countries like पाकिस्तान में बीच में हमने बात की थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ थे, तो वो पहले एग्जीक्यूटिव बन बैठे, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर से हटा के खुद तख्ता पलट कर दिया उसका और खुद बैठ गए, और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट बन गए। और वो कैसे बने कि उन्होंने एक रेफरेंडम करा दिया, और रेफरेंडम भी किस तरह से कि देश की पॉपुलेशन से, सिटीजन से यस और नो में पूछा कि आप मुझे एज ए प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, यस या नो में आप कीजिए। और वो उन्होंने बेस्ट रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि भाई मोस्ट ऑफ दी जो सिटीजन्स है वो चाहते हैं कि मैं देश का प्रेसिडेंट बना रहूं, और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। और इसके ऊपर फिर मीडिया में, कोर्ट की तरफ से, लोगों की तरफ से, अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने ये क्वेश्चन उठाया कि ये जो इलेक्शंस हुए, ये जो रेफरेंडम कराया था वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं था, ठीक है ना। तो यानी ये बता रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज किस तरह से इलेक्शंस कराते हैं। Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum condition at democratic elections. आज हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तब हम किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोलेंगे।
First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. कि हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए और एक वोट की बराबर वैल्यू होनी चाहिए। अब हमारे देश में तो ऐसा ही है, लेकिन कई सारी कंट्री में क्या होता था ना बेटा, अगर फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले, तो वहां पर जो अमीर लोग हैं उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती थी, गरीब लोगों की कम है। बहुत सारे देशों में ऐसा चलता था। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन करानी चाहते हो तो वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम और पार्टीज एंड द कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस। और इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तभी बोला जाएगा कि हमारे पास में ऑप्शन हो। सपोज करो कि लाइक चाइना की बात करो या रसिया में बात करें, तो वहां पर ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास में। क्यों नहीं है ऑप्शन बेटा? कि वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और आपको उन्हीं इलेक्शंस में उन्हीं में से चुनना है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है, आपके पास में ऑप्शन। तो पार्टीज एंड द कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस। चाइना में जो मेन पार्टी है उसके अलावा बाकी पार्टीज को उनसे बड़ी पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है, तभी वो इलेक्शंस में आ सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के इलेक्शंस को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं बोल सकते। शुड ऑफर अ रियल चॉइस टू द वोटर्स, और वास्तव में वोटर्स के पास में एक चॉइस होना चाहिए। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये जो चॉइस है रेगुलर इंटरवल्स के बाद में होनी चाहिए, यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए और उस टेन्योर के बाद में फिर दोबारा चुनाव होना चाहिए। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इलेक्शन इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब देखो, आपने चूज किया किसी पार्टी को, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए थे, असेंबली के इलेक्शंस, उसके अंदर शिवसेना प्लस बीजेपी को पब्लिक ने वोट दिया था और लोगों का ये मूड दिखा रहा था कि वो चाहते थे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी देश में महाराष्ट्र में सरकार बनाए। पर हुआ इसका उल्टा, बीजेपी साइड में है और शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना दी। तो ये वही कह रहे हैं, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, कि जो सरकार के अंदर वो लोग होने चाहिए जिनको जनता ने चूज किया है। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे विश, रियली विश। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर का मतलब ये हुआ जिसको हम चूज करना चाहते हैं वो ही चुन के आए। ऐसा नहीं कि इलेक्शंस से एक दिन पहले जो सरकार है वो जो बूथ है जहां पे इलेक्शंस में वोट डाली जानी है उसकी जगह चेंज कर दे। लाइक दूसरे आपने पीछे पढ़ा है एग्जाम्पल में। और मीडिया को सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ही रख पाती है, बाकी जो अपोजिशन पार्टीज है वो उनको मौका नहीं मिलता मीडिया के सामने जाने का। दूसरा क्या है कि सपोज करो कि कोई ताकतवर इंसान है, ठीक है ना, बदमाश है, और उसके अपोजिशन में जो खड़ा हुआ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसको डरा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करा दे, तो इस तरह के इलेक्शंस को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं बोलेंगे। Fifth, election should be conducted in free and fair manner where people can choose as they wish. This might look like very simple and easy condition. अब ये देखने में जो भी बातें की हैं हमने वो बड़ा सिंपल लग रहा होगा आपको कि सर इसमें तो क्या है, हम ऐसे तो कराते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस कराना इतना इजी टास्क भी नहीं है। अब देखो कि अब इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना,
अब इलेक्शन कमीशन तो हर किसी के घर नहीं जा सकता। सपोज करो कि कल इलेक्शन है और उस इलेक्शन से पहले रात को एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट आके पूरी कॉलोनी के अंदर पैसे बांट जाए। अब गरीब आदमी के लिए मान लो उनको हर एक इंसान को 500 रुपीज दे दे। अब बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं कि 500 रुपीज उनके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, और अगर वो इलेक्शन से पहली रात को मिल गए उनको, तो वो फ्रीली अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, बिकॉज ही और सी हैज बीन इन्फ्लुएंस, उसको पैसा देके इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, और इस तरह से वो ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो। तो कई सारे तरीके हैं इलेक्शंस को कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। अब आपके 5 या 10 मिनट है, चलो जितना पढ़ सकते हैं। तो इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? नेक्स्ट में आपको, चलो मैं एक कॉन्सेप्ट ही डेवलप कर देता हूं, आपको पढ़ाएंगे नहीं, कल पढ़ा देंगे। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है क्या? यानी कि आप देखते हो इलेक्शन के पीरियड में बेटा कई सारी पार्टीज होती हैं, और वो पार्टीज क्या करती है, हम लोगों को कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर देती है। ठीक है ना? बहुत सारे आपके साथ में प्रोमिसेस किए जाते हैं, और उस ड्यूरेशन में वो बोलेंगे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये इस फलानी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे, प्रोग्राम्स लेके आएंगे, वेलफेयर की स्कीम्स लेके आएंगे। ठीक है ना? और जो आज तक पड़ोसी थे हम, सपोज करो अलग वो रिलीजियन का हो सकता है, वो अलग कास्ट का है, लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह का इन्वायरमेंट बना देती है पॉलिटिकल पार्टीज, हम में आपस में दुश्मनी हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि ये फलानी पार्टी को वोट डालने वाले, हम बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना? उसको सोचते हैं कि हमारे से अलग इसकी आइडियोलॉजी है। तो इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर एक पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, और पॉलिटिकल कंपटीशंस के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए पोलराइजेशन करती हैं। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है बेटा कि हमारी जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और कई सारे और रेशियल कम्युनिटी के आधार पर, इनफैक्ट भारत में तो ऐसा नहीं है, लोगों को बांट दिया जाता है। तो इससे क्या है, दंगे हो जाते हैं, देश का जो सेक्युलरिज्म है वो खत्म हो जाता है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना जरूरी भी है, और वो पॉलिटिकल कंपटीशन इस तरह का हो कि जिसके अंदर ये जो पब्लिक को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर, सेक्स के आधार पर बांटे नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को देखे और एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो ऐसा करते हैं। ठीक है? तो इसी के साथ विद दिस अनाउंसमेंट मैं खत्म करना चाहूंगा। एक तो आप अपनी रिफ्रेशर ले लेंगे, एवरग्रीन। ठीक है ना? मेरे पास में 1-2 बच्चे हैं, बोले सर फिर महेंद्र सर पढ़ाएंगे, वो दूसरी बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आपसे शेयर करते हैं कोई चीज तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। ठीक है ना? ये स्कूल की तरफ से बात की जाती है। अगर मैं आपको कोई बात कह रहा हूं तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं CR इंटरनेशनल स्कूल को। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन रेज नहीं होने चाहिए कि सर फलानी बुक, फलाना सर तो नहीं लगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक कंसेंसस के ऊपर डिसीजन लिया गया है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, मैं कन्वे कर रहा हूं आप तक। और जितना देखो, बुक की कीमत एक फिक्स है। आप चाहे 6 महीने बाद खरीदो, वो उतने की आने वाली। आज खरीदो, आज खरीदोगे तो आप ज्यादा पढ़ पाओगे, 6 महीने बाद तो आपको मौका कम मिलेगा। तो इतनी बेवकूफी क्यों करें? जो काम कर रहे हैं उसको अभी कर लें। दूसरा, नोट्स जिन्होंने नहीं भेजे हैं, क्वेश्चन आंसर मैंने बोला था याद करने के लिए,
तो आप थोड़े से लॉयल बन जाइए। विदाउट रीजन कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, और रीजन ऐसा कुछ होगा तो इट शुड बी कन्वेड टू मी बाय योर पेरेंट्स, ठीक है ना, आप भी साथ में होंगे। नेटवर्क वाला ये सब मत बोला करो। और आज मैंने टाइम दिया है और बढ़ा देता हूँ 5 बजे तक आप अपने स्टूडेंट नेम और आईडी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। एटलीस्ट ये जो 30 स्टूडेंट अभी हैं, इनमें से ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जो अपने नाम के साथ, जो स्कूल के अंदर आपका नाम है और स्टूडेंट आईडी, उसके साथ ही ज्वाइन करेंगे। राइट, कल मैं अलाउ नहीं करूंगा अदरवाइज। एंड अगर आपको एग्जिट करना पड़ता है तो एग्जिट मतलब आप अपना पहले वाले को रिमूव कर दीजिए, फिर दोबारा से फ्रेश मेरे पास ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेज दीजिए, हम ज्वाइन करा देंगे। विद दिस आज हम यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। तो जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, और कल हमने आपसे कहा कि क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते रहेंगे, और अपनी सिविक्स की बुक को लेके बैठेंगे कल। इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद में आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। राइट, आप एग्जिट कर सकते हो बेटा अभी।